गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आप प्यारे विद्यार्थियों का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूपी एएसआई और एसआई की? सभी बच्चे ठीक ठाक हैं? एक बार सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज़ क्लियर है, मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है ऑडियो वीडियो दोनों ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम आज से जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड एसआई प्लस एएसआई, ठीक है। हालांकि मुझे पता चला है कि बच्चे जो एएसआई और एसआई की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें गणित आता है। गणित के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही शायद रीजनिंग के आते हैं और 400 नंबर का शायद ये एग्जाम है, ठीक है। अगर हम बात करें पदों की, ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो वैकेंसी है वो 537 है शायद, ठीक है, 537। कितने पद है बच्चे? ये 537 पद हैं। और अगर हम बात करें यूपी पुलिस में, इससे अच्छी नौकरी नहीं है। यूपी पुलिस में सबसे अच्छी नौकरी है ये, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी लग जाते हैं बच्चे, उससे भी अच्छी नौकरी है ये, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ऑफिस की जॉब है, वही 10 से 5, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और साथ के साथ क्या है, जितने भी अपने जीएच और आरएच हैं सभी हमको मिलते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी जॉब है। 537 पद हैं जो ठीक ठाक है। दूसरा ये बच्चों कि ये वैकेंसी निकली थी शायद 20 दिसंबर 2025 को, ठीक है, 20 दिसंबर 2025 को। और वही प्रक्रिया, यानी कि 1 महीना का टाइम मिला होगा आपको फॉर्म डालने के लिए। तो इसकी एग्जाम डेट आ गई है ऑफिशियल। इसका जो एग्जाम है बच्चे वो अक्टूबर नवंबर में होएगा अभी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसका जो एग्जाम है बच्चे वो होएगा अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर। ओके, तो यहां से हमारे पास में बहुत ज्यादा समय है। एक बच्चा कह रहा 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। नहीं भाई, ठीक है, 25 + 25 आते हैं। पेपर मेरे पास में है यहाँ पे, ठीक है। और आज जो मैं कराऊंगा आपको वो पेपर ही कराऊंगा जो भी पेपर हुआ था पिछली साल, ठीक है। जो पेपर पिछली साल हुआ था उसी पेपर को आज हम करेंगे, ठीक है, जो लेटेस्ट पेपर है। उसके बाद में, ठीक है, पिछली बार जो गणित पूछा गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल बहुत डाउन था, जैसा लेवल अभी मतलब यूपी सब इंस्पेक्टर का था, अभी कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था। तो यहां भी लेवल बहुत ज्यादा डाउन रखा इन्होंने। हालांकि कल से हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे बच्चे, उसको थोड़ा सा, ठीक है, लेवल को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, पिछली बार से। तो अब की बार हम करेंगे क्या, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये क्लास रोजाना देखेंगे तो 25 में से 25 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। वो मैं सुनिश्चित करता हूं कि आपको रोजाना क्लास देखनी है। साथ के साथ आपको करना क्या है बच्चे, आपको प्रैक्टिस करनी है केवल घर पे, ठीक है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा टाइम टेबल रहेगा। हमारी क्लास जो होगी गणित की सुबह 9 बजे होगी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। बात को सुनना गौर से, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास होगी दोपहर में 1 बजे, हिंदी की क्लास दोपहर में 2 बजे, जीके की क्लास दोपहर में 3 बजे और रीजनिंग होगी शाम को 6 बजे, ठीक है बच्चों। यूपी पुलिस एएसआई एंड एसआई, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आइए चलते हैं। ये जो परीक्षा हुई थी आपकी 2 नवंबर 2025 को हुई थी, यानी कि पिछली बार भी जो परीक्षा हुई थी आपकी नवंबर के महीने में हुई थी बेटा, ठीक है, उसी का ये पेपर है। इसको हम देख लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान पेपर है। कहने का मतलब ये है यहां 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, आपको ज्यादा टाइम लगता नहीं, ठीक है, 5 मिनट में आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा बच्चों कि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, ठीक है, कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए के ऋण पर, ठीक है, साधारण ब्याज की गणना करें। सिंपल इंटरेस्ट निकालना हमको। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों एक बात बताओ, ठीक है, 1 साल के लिए रेट कितना है? 5% है, तो 5 साल के लिए रेट कितना होएगा? 25% हो जाएगा। मेरे भाई, जो हमारी दर है, दर का मतलब होता है ब्याज। जो ब्याज है 1 साल का कितना है? 5% है। और समय कितना है? 5 साल है। तो जब 1 साल के लिए ब्याज 5% है तो 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25% ब्याज मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रिंसिपल पर 25% ब्याज मिलेगा बेटा, किसी भी प्रिंसिपल पर 25% ब्याज मिलेगा। तो आप कहेंगे सर जो मूलधन है वो तो 2 लाख है, ठीक है, 2 के आगे कितनी जीरो है? 5 जीरो, ठीक है। तो इसका 25% आपको निकालना था। जब इसका 25% आप निकालेंगे यही आपका ब्याज होएगा, यही आपका उत्तर होएगा, ठीक है। 25 दूनी 50, ठीक है, 50, 1 2 3,
ठीक है, कहां गया हमारा, ये रहा ऑप्शन बी आ गया। क्या आ गया बच्चे, ऑप्शन बी आ गया। बेटा बहुत टाइम है अभी, ठीक है, अभी हमारा जून खत्म होने वाला है, तो देखो कई महीने बच रहे हैं। इस नौकरी को मतलब कि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है हम लोगों के पास में। चलो यहां देखो हमको क्या देखना बच्चे, यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो जब हम यूनिट डिजिट के बारे में जानते हैं तो हमें यह पता होता है कि ये जो 4 अंक हैं हमारे, ठीक है, 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7 और 8, ये जो चारों है ना, इनकी पावर जो होती है वो 4 से कटती है। कहने का मतलब ये है इनका साइकिल 4 बार रिपीट होता है, इनका साइकिल 4 बार रिपीट होता है। अब ये जो पावर है मेरे बच्चे, ये जो पावर है आपको पता है ये 4 से डिविजिबल है, तो यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो यानी कि हम इसको 2 की पावर 4 बोल सकते हैं, और 2 की पावर 4 होता है 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना है बच्चे, 6 है। 16 में इकाई का अंक कितना है मेरे बच्चे, 6 है। गणित में ये तो एबीसीडी है, इससे आसान तो कोई चीज है नहीं, ठीक है, इससे आसान तो कोई चीज है नहीं। मैंने क्या बोला बेटा, ठीक है, ये जो चीज यहां दी हुई है, ठीक है, कितना है ये, 5 चौके 20, 20 या 60, 60 चौके 240, ये 240 है। तो 240 तो 4 से कटने वाला नंबर है, 240 तो 4 से कटने वाला नंबर है। तो कहने का मतलब ये है 2 की जो पावर है ना बेटा वो 4 से डिविजिबल है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो 16 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। आगे बढ़ते हैं, 40 का 5/10, या कह रहा है कि 40 का आधा निकालो, 40 का आधा निकालो बेटा, 40 का आधा निकालो। तो 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। वो कह रहा है मेरे बच्चे कि 40 का 5/10 निकालो, 40 का 5/10, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 5 चौके 20 आ गया बेटा। कितना आ गया मेरे बच्चे, बाबू 20 आ गया, 20। आइए, ठीक है, ओके बेटा। वो जो मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं एक बार आप उसको पढ़ो, आप कहेंगे मैं यहां खोल के दिखा दूंगा, ठीक है। वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है 50, ठीक है। पिछली बार जो पेपर आया है 101 से लेके 125 तक तो गणित के क्वेश्चन है, उसके आगे 150 तक जो वो गया है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, परेशान मत हो। आइए, ठीक है, ये जो पेपर है ये आपका अभी तो हुआ है बच्चे मतलब नवंबर में। देखो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, नहीं बेटा, जब पावर जो है, जब कभी भी ऐसी पावर हो, ऐसी पावर हो, जैसे जो पावर है, मान के चलो इसकी पावर मैं ले लेता हूं यहां 40, तो 40 कैसी पावर है कि 4 से कटने वाली, तो इसका मतलब यही होता है बच्चे, ये 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक है। 16 में इकाई का अंक 6 है, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 सारी चीजें सिखा दूंगा। देखो बच्चे, रूट 625, तो आप कहेंगे सर ये 25 का स्क्वायर होता है, प्लस सर ये 7 का स्क्वायर होता है, सर ये 18 का स्क्वायर होता है, सर ये 19 का स्क्वायर होता है। अब इनको जोड़ लो आप आराम से, ठीक है, जोड़ो कि भाई 5 और 7 12, 12 और 8 20 हो गए, और 20 में 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 29, ठीक है, 29 हो गया ना। तो हासिल के लिए कितने, 2 हैं, तो 2 2 4 और एक 5 और एक 6, तो 69 जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 69 जो है मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखो, दो संख्या 5 13 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 11 है तो वो संख्या आपको बतानी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेशियो होता है, रेशियो, रेशियो यानी कि बच्चे ये जो डबल डॉट है ये, ठीक है, इसके बीच से जो चीज गायब होती है उसी को तो एचसीएफ कहते हैं, उसी को तो एचसीएफ कहते हैं। वो कह रहा एचसीएफ कितना है, 11 है, तो संख्याएं बताएं, तो आप कहेंगे 11 पंजे 55, तो पहली संख्या कितनी है, 55 है, ठीक है। 11 की गुणा 13 में करेंगे यानी 143, तो दूसरा नंबर 143 है, तो ऑप्शन ए आ गया। अब आप ये हाल देख लो कि किस तरीके का पेपर इन्होंने पूछा था पिछले साल, ठीक है। हालांकि कल से हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, जब कोई चीज शुरू होती है ना तो कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं कि भी चैप्टर वाइज पढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो। कहने का मतलब देखो अभी हमारे पास में बहुत टाइम है। मैंने क्या बोला आने के साथ ही, मैंने ये बोला कि आप ये क्लास कंटिन्यू लो तो वो मेरी गारंटी है बेटा 25 में से 25 क्वेश्चन कराने की, ठीक है। बात मेरी समझ रहे हैं आप? तो ये मत करो कि भी चैप्टर वाइज पढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, तो बेटा फिर आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे, है ना। तो बातों में नहीं ध्यान देना, केवल पढ़ना है। ये कितना है बच्चे, 9 दूनी 18, 18 में से 17, यानी कि सर कितना बचा, 1 बचा।
तो जो एक बचा तो इस 5 में जुड़ जाएगा, वो तो 5 और 1 6। तो 6 से जब 12 को काटोगे, 6 से 12 को काटोगे क्योंकि डिवीजन का साइन है, 6 से 12 को काटोगे तो 2 आएगा, 20 में से 2 घटाएंगे 18, 18 और ये क्या है 50। तो सर 50 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। कितना आएगा बच्चे 32 आएगा, यानी कि आपको बोर्ड मास के अनुसार खोलना है। ठीक है, बोर्ड मास के अनुसार खोलना है। ठीक है भाई, आइए चलो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एवरेज का। कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, यदि ए और ई का योग है 322 तो सभी संख्याओं का योग कितना है, सभी संख्याओं का योग कितना है बेटा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं बच्चे। चलो ठीक है, मैं अभी पिछली बार का पेपर खोल के आपको दिखा दूंगा कि भाई हाँ पेपर कैसा आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, वो एक बहस का मुद्दा नहीं है। देखो बच्चों 5 नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर हैं, ए बी सी डी और ई। उसने एक बात बोली अपनी तरफ से, कह रहा कि ए और ई का योगफल 322 है, यानी कि इन दोनों को जोड़े ना तो 322 है। अब हमको ये पता है कि भाई हम यहां से औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत, औसत क्या होता है बच्चे, अगर मुझे औसत निकालना तो औसत होएगा ए प्लस ई अपॉन में 2। ठीक है, ये औसत होएगा। तो उसने बोला हुआ है कि ए और ई का योग तो 322 है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 322 आएगा। तो 322 का अगर आप आधा करेंगे तो आप कहेंगे 16 दूनी 32, यानी कि 161 आ गया ना, अगर हमने सही जोड़ा है तो बिल्कुल। तो 161, तो ये जो बीच का नंबर है ये 161 है बच्चे, ये कितना 161 है। ठीक है, और विषम संख्याएं हैं, मैं कोई सी भी निकाल सकता हूं, ये 163 है, ये 165 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे ये 159 है और ये 157 है, ये 157 है। तो पांचों नंबर हमारे पास में है, हालांकि हमको जरूरत नहीं थी, हमको जरूरत नहीं थी। उसने कहा है सभी संख्याओं का योग बताओ, तो हमको ये पता है कि जो बीच का नंबर है वो कितना है 161 है, जो मिडिल वैल्यू है वो कितनी है 161 है, यही एवरेज भी है। तो हमें सभी संख्याओं का योग चाहिए, तो संख्या कितनी है 5 है, तो 161 में 5 की गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 इक्के 30 होते हैं और 5 एकम 5 8, तो 805 आ गया बच्चे। कितना आ गया बच्चे 805 आ गया। बाबूजी कितना आ गया 805 आ गया सर। ठीक है, क्लियर है सर, कितना आ गया सर 805 आ गया। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक रिबन की मूल लंबाई 60 सेंटीमीटर थी, तो 5:3 के अनुपात में घटाया गया, उसको घटाया गया, ठीक है, डिक्रीज किया गया, ठीक है, 5:3 के अनुपात में। तो नई लंबाई बतानी है बच्चे, यानी कि अगर पहली 5 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट है, उसके कहने का मतलब ये है पहली 5 यूनिट थी तो अब 3 यूनिट है ना, यही तो कह रहा है। तो मूल लंबाई जो है बच्चे वो 60 सेंटीमीटर थी, तो 5:3 के अनुपात में घटाना, तो ये जो 60 है ना बच्चे ये 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना रहा होगा 12, और उसको चाहिए 3 यूनिट का मान, तो 12 3 36, तो जो नई लंबाई है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर है ना, कितनी है बच्चे, आइए 36। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि व्हाट सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 80% एंड 90%। ठीक है, 90%। ठीक है बच्चे 90%। अच्छा, ये जो पेपर है ये अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था पिछले साल वो पेपर है। ठीक है बच्चे, ये वो पेपर है। आइए ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का, बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो फिर मैथ रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है तो कितने नंबर के हो गए 100 नंबर के हो गए, 100 नंबर के, बिल्कुल सही। तो या तो आप यहां सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, 100% में आएगा उत्तर। तो a कितना है 80 है, b कितना है 90 है, तो सर a तो है हमारा 80%, b है 90%, माइनस 80 गुणा 90 और अपॉन में 100। ठीक है बच्चे, क्या निकालना है हमको, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट हम निकाल रहे हैं, समतुल्य बट्टा। ठीक है, समतुल्य बट्टा हम निकाल रहे हैं मेरे बच्चों। तो जब हम काट पीट करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से ये 2 जीरो गए कट। ठीक है, 9 और 8 17, यानी कि ये 170 हो गया सर, और 170 में से कितना घटाना है 9 8 72, 9 8 72। तो बच्चे कितना आ गए, अगर मैं सही घटा रहा हूं तो ये 98% आ गया बच्चे,
ठीक है, कितना आ गया सर ये 98%। तो यानी कि 98% का डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है, यानी उसका अंकित मूल्य 100 है, उसका एमपी 100 है, तो उस पर 98% का डिस्काउंट है। तो आपको 2 रुपए पे करने, केवल कितने रुपए पे करने हैं? 2 रुपए पे करने हैं। ठीक है, चलो आइए देखो बच्चे, एक पंक्ति में 6 विषम संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई और एफ। यदि प्रत्येक संख्या अपने पहली वाली संख्या से 2 बढ़ा दें, ठीक है, बद नहीं ऐसे मतलब लिखा आया होगा, बढ़ाने का मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज करना। तो सभी 6 संख्याओं का औसत कितना होएगा? देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रत्येक संख्या में से 2 माइनस करेंगे तो औसत भी 2 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो औसत भी दुगना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो परिवर्तन हम संख्याओं के साथ में करते हैं, वही परिवर्तन औसत के साथ में भी हो जाता है। जो परिवर्तन हम संख्याओं के साथ में करते हैं मेरे बच्चे, वे पागल वागल है क्या ये लड़का? कोई मैथ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन है, तू पागल है क्या? जब एक बार मैंने बोल दिया अरे भाई बेटा पागल वागल है क्या? अभी मैंने क्या बोला था कि पिछली बार का पेपर में यहां खोल के दिखा दूंगा, तो क्या स्क्रू ढीला? बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे। 100 क्या 200 भी क्वेश्चन है तो वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या नाम है तेरा? तुल। ठीक है, आइए बच्चों, ठीक है, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, ध्यान दीजिए प्लीज। तो ये क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में 6 विषम संख्याएं हैं बच्चों, 6 विषम संख्याएं हैं। कौन कौन सी है सर? ए है, बी है, सी बी है बच्चे, डी है, ई है और एफ है। ठीक है, समझाने के लिए मैं विषम संख्याएं लिख लेता हूं। ठीक है, समझाने के लिए मैं विषम संख्याएं लिख लेता हूं बच्चे। ठीक है, समझाने के लिए मैं विषम संख्याएं लिख लेता हूं, कोई भी लिख लेता हूं। चलो सबसे छोटी लिख लेता हूं, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है बच्चे, ये 9 है, तो ये कितना है? 11। कितने बच्चों को ये पता है कि यहां औसत कैसे निकलेगा? आप कहेंगे औसत इन दोनों के ठीक बीच का रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का। तो 5 और 7 हो गए 12, तो 12 यानी कि ये 6 आ गया बच्चे। तो औसत कितना आ गया? 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चे, औसत आ गया 6। औसत कितना आ गया? 6 आ गया। समझना मेरी बात को, औसत कितना आ गया? 6 आ गया। तो अगर मैं इसको ए के रूप में लिखूं, ए के रूप में, ठीक है, जो पुराना औसत है बच्चे, पुराना औसत, समझना मेरी बात को, पुराना औसत कितना आ गया? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू ए है, सॉरी 1 है। ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो औसत को मैं a+5 भी लिख सकता हूं, औसत को मैं a+5 भी लिख सकता हूं। मेरी बात को सुनो बेटा, मेरी बात को सुनो, मैंने ये सबसे छोटी विषम संख्या ही लिख ली। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9 11। औसत निकालने का तरीका ये भी है कि 11 और 1 12, भाई पहली और लास्ट वाली जोड़ दूं और उसका आधा कर दूं, ये भी तो औसत निकालने का तरीका है। तो 11 और 1 12, 12 का आधा कितना हो गया? 6, तो एवरेज 6 आ गया। ये औसत निकालने का तरीका ये भी है, ये दोनों जो बीच में है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, तो 7 और 5 12, 12 का आधा 6। यानी कि हम ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि एवरेज 6 है, एवरेज 6 है। पर एवरेज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए की फॉर्म में कि भाई ए कितना है? 1 है, तो 1 + 6 5, 1 + 5 ये भी तो 6 ही है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या, सुनना मेरी बात को, यदि प्रत्येक संख्या को अपनी पहली वाली संख्या से 2 बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 2 बढ़ा दिया जाए। अगर मैं इसको 2 बढ़ा दूं तो ये 3 होएगा, ये 5 होएगा, ये 7 होएगा, ये 9 होएगा, ये 11 होएगा या 13 होएगा। जिन बच्चों को पता है अगर प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ा रहा है तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, पर मैं लिख के बता रहा हूं, है ना, मैंने 2 बढ़ा के लिख दिया। तो अब औसत कितना? आप कहेंगे जी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 9 और 7 16, 16 का आधा कितना है? 8 है। ठीक है, तो जो नया औसत है ना बच्चे, नया औसत है, न्यू एवरेज, ठीक है, न्यू एवरेज कितना है? 8 है। न्यू एवरेज कितना? 8 है। अब आप अपना ऑप्शन चेक करो, 8 किससे बन रहा है? a+5 गलत बात है, 7a ये भी गलत बात है। ठीक है, ये दोनों गलत बात है। अब यहां देखते हैं a की वैल्यू कितनी थी, ध्यान रखना, a की वैल्यू 1 थी, शुरू में 1 थी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, 1 थी। तो 3 एकम 3 और 2 5 नहीं जी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी थी बच्चे? 1 थी, 1 तो 4 एकम 4। अच्छा, a की नई वैल्यू काउंट कर लिया उसने, a की नई वैल्यू कितनी है? 3 है।
भाई अगर प्रत्येक संख्या को 2 बढ़ाओगे तो ए की जो नई वैल्यू है वो कितनी है बच्चे, 3 है। तो ए की वही नई वैल्यू 3 है, तो मेरी बात को समझना आप, नया औसत कितना है, 8 है। नया औसत कितना, 8 है। तो ए की नई वैल्यू अगर 3 है तो 3 और 5 8, 3 और 5 8, तो ऑप्शन ए आ गया। ए की नई वैल्यू कितनी है, ए की नई वैल्यू 3 है, 3 और 5 8। मेरी बात आपकी समझ में आ गई है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई है, ठीक है बच्चों। चलो हाँ बेटा ऐसे ही कराएंगे, है ना। ये अभी क्या है, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, आज आप मैं लोगों को केवल वो चीज पढ़ा रहा हूं जो अभी एग्जाम हुआ था हमारा 1 साल पहले। ठीक है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। मैं केवल आपको ये दिखा रहा हूं कि पिछली बार जो पेपर पूछा गया था वो किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, आप अभी ये तय ना करें कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाओ या प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, मैं आपको केवल कल का पेपर, मतलब जो पिछला पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर वाला, वो दिखा रहा हूं। ठीक है, एक बात और आपको सुनिश्चित करनी है, अगर ये जो 537 के आसपास पद हैं, ठीक है, आपको अगर जगह बनानी है ना बेटा इसमें, तो मैं आपको बताता हूं कि कमेंट्स को बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात मैं केवल आपको आज बता रहा हूं, कल नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे से हम क्या करेंगे भाई, जिन लोगों का पढ़ने पे ध्यान है उनको पढ़ाएंगे, और जो कमेंट्स में बिजी रहने वाले हैं वो कमेंट्स में बिजी रहेंगे। यानी कि आपको पढ़ना कैसे है, मोबाइल की स्क्रीन आपको इस तरीके से रखनी है, ऐसे नहीं पढ़ना। मोबाइल की स्क्रीन ऐसे नहीं रखनी कि आप कमेंट्स भी देखते रहें, नहीं 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 नहीं। ठीक है, नौकरी लगने का तरीका ये है कि स्क्रीन को ऐसे रखें, कमेंट सेक्शन को बिल्कुल आपको ऑफ रखना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नौकरी केवल उन लोगों की लगती है जो कमेंट्स नहीं करते, जो टाइप नहीं करते, टाइपिंग नहीं करते। जो टाइपिंग करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनकी कभी भी नौकरी नहीं लगती, नहीं तो आप कभी भी देख लेना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कमेंट्स से आपको तौबा करनी है। ठीक है, कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, बाकी मेरी गारंटी है गणित सिखाना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइए, यहां हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कह रहा है कि भी 3300 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होएगा बच्चे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, या तो हमको सीधा ही पता हो कि भाई हम सक्सेसिव लगाएंगे तो 21% का ब्याज बनेगा। ठीक है, या हम रेशो मेथड से निकालें, तो रेशो मेथड भी यहां पे ठीक रहेगा कि भी कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3300 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, बताओ भाई, हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जैसे 10% है तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि सर 1 साल में 10 पे 1 रुपए का ब्याज है, तो जब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे तो 10 पे 1 रुपए का ब्याज है, तो पैसा 10 से 11 होएगा। सर दूसरे साल में भी पैसा 10 से 11 होएगा। तो आप ये कहेंगे आपका प्रिंसिपल अगर 100 था तो मेरे बच्चे आपका अमाउंट कितना था, 121। यानी कि जो ब्याज बनी है मात्र 21 रुपए की बनी है। ठीक है, ब्याज कितने रुपए की बनी है बच्चे, ब्याज 21 रुपए की बनी है। फिर आप ये कहेंगे सर प्रिंसिपल तो यहां 3300 है, प्रिंसिपल कितना है, 3300 है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 है। तो सर 1 यूनिट का मान कितना मेरे बच्चे, 1 यूनिट का मान है 33। 1 यूनिट का मान कितना है बच्चे, 33 है, यानी कि ब्याज भी 33 गुना होगा। तो जो हमारा ब्याज 21 है ना सर, इसका भी आप 33 गुना कर दो, यही हमारा उत्तर होएगा। 21 3 63 यानी 3 हासिल 6 है, 21 3 63 यानी कि आ गया 69। ठीक है, तो 693 हमारा ब्याज है बच्चे, 693 हमारा ब्याज है। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि पिछली बार जो पेपर पूछा गया था, किसी भी चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर का जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो पूछा गया था बच्चों, है ना। किसी भी चैप्टर का जो सबसे आसान क्वेश्चन है वही पूछा गया था। चक्रवृद्धि ब्याज से एक धनराशि 82 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान दर से 8 गुना होएगी। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो बढ़ रहा होता है, ठीक है, वो रेशो के आधार पर बढ़ रहा है। ठीक है, रेशो के आधार पे, ये चीज हमने अभी देखी। ठीक है बेटा, रेशो के आधार पे। चलो बताइए प्लीज। देखो बेटा, देखना क्या कह रहा सर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा कि भी चक्रवृद्धि ब्याज से एक धनराशि 82 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी हर 82 साल में दोगुनी हो रही है, हर 82 साल में। ठीक है, मेरे पास में 1 रुपया था बच्चे, हुआ क्या, ये 82 साल में दोगुना हो गया, 82 साल में दोगुना हो गया।
क्या अगले 82 साल में भी दुगुना होएगा? आप कहेंगे बिल्कुल होएगा। तो 2 का दुगुना कितना होएगा? 4। क्या अगले 82 साल में भी दुगुना होएगा? आप कहेंगे बिल्कुल होएगा। 4 का दुगुना कितना होएगा? 8। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? भाई हर 82 साल में दुगुना हो रहा, हर 82 साल में। तो आप ऐसे कह सकते हैं मेरे बच्चे कि हर 82 साल में दुगुना हो रहा है, तो 1 का 2 हो गया पहले 82 साल में, 2 का 4 हो गया अगले 82 साल में, 4 का 8 हो गया तीसरे 82 साल में। मुझको क्या गुना करना है? वो कह रहा है कि भी कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर 8 गुना हो जाएगा। तो सर 8 गुना तो हो गया भाई, 1 का 8 कितना हो गया? 8 गुना। तो कितना टाइम लगा? 82 82 82। तो सर 82 साल का 3 गुना टाइम लगा। 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। तो सर 246 साल लगे। ठीक है, 246 साल। कितना टाइम लगा मेरे बच्चे? 246 साल लगे। कितना टाइम लगा? 246 साल लगे। ठीक है, चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि हर सवाल ऐसा पूछा था उन्होंने जो किसी भी चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन था। चलो, कह रहा है कि जी और एच ने साझेदारी में क्रम से 4,000 रुपए और 6,000 रुपए का निवेश करा। तीसरे वर्ष के अंत में लाभ है 3,000। तो लाभ, लाभ नहीं लाभ, ठीक है, लाभ एच का हिस्सा जी से कितना ज्यादा है? हमको पता है दो पार्टनर हैं, एक तो जी है बेटा, एक एच है। ठीक है, जी ने जो पैसा लगाया है 4,000 लगाया है, एच ने जो पैसा लगाया है वो 6,000 लगाया है। ठीक है, इसने जो पैसा लगाया है 3 साल के लिए, इसने भी पैसा 3 साल के लिए। तो दोनों के बीच में लाभ जो बटेगा इस अनुपात में बटेगा, क्योंकि हमको पता है लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय। ठीक है, आइए तो काट पीट कर देते हैं मेरे भाई। आप कहेंगे 0 0 0 0 0 0। आप कहेंगे 3 से 3 कट गया, तो ये 4 आया, ये 6 आया, और काट लो यार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, कितना पैसा बांटना? 3,000, 3,000 रुपए बांटने हैं। ठीक है, तो जी को 2 मिलेंगे, इसको 3 मिलेंगे, तो 3 और 2 5। सर एक यूनिट का मान कितना? एक यूनिट का मान है 600, एक यूनिट का मान है 600। तो कह रहा है कि भैया एच का हिस्सा जी से कितना अधिक है? ठीक है, एच का हिस्सा जी से कितना अधिक है? आप कहेंगे सर 1 यूनिट ज्यादा है। और 1 यूनिट का मान कितना आ गया क्वेश्चन में? 1 यूनिट का मान 600 आ गया बेटा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे बच्चे? 600 आ गया। तो 600 बिल्कुल सही जवाब है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 600 आ गया बच्चों। ठीक है, आइए देखो, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और बाकी को बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना अंश बचाता है? अपनी आय का कितना अंश बचाता है बच्चों, बताओ। If a person spends 60% of his income and saves the rest, what fraction of his income does he save? बहुत छोटी सी बात है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचाता कितना है? भैया 100 रुपए, 100 में से मैं 60 रुपए खर्च करता हूं, तो मेरी सेविंग कितनी है? 40 है। तो यही पूछा है कि भैया कितना बचाता है, तो मैं 40 रुपए की सेविंग करता हूं। कितने में से करता हूं? 100 में से। इसको फ्रैक्शन यानी कि 20 से काट सकते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो 2/5 आ गया जी। कितना आ गया? 2/5। तो 2/5 बचाता हूं मैं। मेरी सेविंग कितनी है? 2/5 की। ओके, 2/5 की मेरी सेविंग है। आइए, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% हानि पर 1500 में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 1500 क्या है हमारा? 1500 सेलिंग प्राइस है। 1500 क्या है? सेलिंग प्राइस है। और इतने में बेचने से हमको लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 25% का। कितना लॉस हुआ है बच्चे? 25% का। तो आप ये कहेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, कि 1500 में बेचने से जो है ना, 1500 में बेचने से, ठीक है, 25% की हानि हुई है। 25% की हानि हुई है, तो ये 75 यूनिट का मान है। और मेरे को सीपी चाहिए, यानी 100 यूनिट का मान चाहिए मेरे को। ठीक है, काट पीट कर लेते हैं। 15 से ये 100 टाइम्स, ठीक है, और 15 से ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार कटेगा। तो 20 और 100 की गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये आ गया। कितना आ गया सर? 2,000 रुपये। कितना आ गया? 2,000 रुपये आ गया बच्चे। ठीक है, 2,000 रुपये मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, चलो देख रहे हो आप क्वेश्चंस का लेवल। परसेंटेज का क्वेश्चन है भैया, बनाओ। देखो,
एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत है 25%, यानी कि पास होने के लिए 25% अंक चाहिए। जैसा आपके यहाँ भी तो है ना, शायद 35% का मामला आपके यहाँ पे, ठीक है। पहले 50% का होता था, मुझे याद है, अब आजकल शायद 35% लाना होता है, ठीक है, 35%। तो एक परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत है 25%। यदि 125 अंक प्राप्त करने पर वाला छात्र 15 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 25% है। अब कोई स्टूडेंट है जिसके 125 अंक आए हैं और 15 अंकों से वो फेल हो गया, तो आप कहेंगे सर जो पासिंग मार्क्स हैं 140 है, ठीक है। यानी कि जो कट ऑफ गई है, हम ऐसे कह सकते हैं कट ऑफ 140 पे गई है, कट ऑफ 140 पे गई है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमको निकालने हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 25%। तो यानी ये जो 140 है ना बेटा, ये 25% की वैल्यू है। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, और मेरे को तो 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर तो 100% का ही होएगा अपने आप में, ठीक है। तो 25 चौके 100 और 14 चौके 56, यानी कि 560। जिस तरीके से आपकी परीक्षा 400 अंकों की है, तो इनकी जो परीक्षा है वो 560 अंकों की है। आपकी जो परीक्षा है वो 400 अंकों की है, इनकी परीक्षा जो है बच्चे 560 अंकों की है। हाँ बेटा, बीएसएफ एचसीएम का बैच, मतलब आज क्लास नहीं होगी बीएसएफ एचसीएम की गुप्ता जी, तो कल मुलाकात होगी। नहीं, कल भी मुलाकात नहीं होगी, कल मेरी मैराथन क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास तो कल चलेगी, कल आपकी नहीं चलेगी, तो अब तो परसों ही मुलाकात होगी आपसे गुप्ता जी। चलो, एक दुकानदार 25% का लाभ कमाते हुए 1600 में 80 पुस्तकें बेचता है। तो कह रहा बच्चे प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य है। वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक, ठीक है। वॉट वॉज द कॉस्ट प्राइस ईच बुक, बताओ। बच्चों, ए शॉपकीपर सेल्स 80 बुक्स फॉर 1600 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक। या तो आप ये देख लें कि एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, ऐसा आप देख सकते हैं कि भाई 1600 में आपने 80 पुस्तकें बेची हैं, तो एक कितने की बेची है? 20 रुपए की। एक आपने 20 रुपए की बेची है, और 20 इतने में बेचने से 25% का लाभ हो रहा है। एक पुस्तक को 20 में बेचने से 25% का लाभ हुआ है। एक पुस्तक को 20 रुपए में बेचने से 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ हुआ तो ये 125 यूनिट का मान है, और मेरे को सीपी चाहिए यानी 100 यूनिट का मान। तो ये एक पुस्तक का क्रय मूल्य होएगा सर, ठीक है। काट पीट करते हैं सर। आप कहेंगे 25 चौके 100 होते हैं, 25 पंजे 125, 5 से सर ये 4 बार, और 4 चौके 16। तो 16 बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, 16 बिल्कुल सही जवाब है। ज्यादातर बच्चों ने उत्तर गलत निकाला इस सवाल का, नहीं तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिन बच्चों ने 25 उत्तर दिया है, होता क्या है आजकल कि एक बच्चे ने 25 उत्तर दे दिया होएगा, तो कई बच्चों ने फिर कमेंट्स में वही लिख दिया। तो बेटा अभी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसे आसान सवालों में भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। ऐसे आसान सवालों में भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमारे पास में टाइम है, अभी बहुत टाइम है ना। चलो, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका गुणनफल 450 है, तो एलसीएम कितना है? शायद ये बात हम सभी को पता है मेरे बच्चे, ये बात हम सभी को पता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो कह रहा जी एचसीएफ कितना है? 5 है, तो हमको पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होएगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर। यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, में से गुणा ले से बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो कह रहा एचसीएफ तो 5 है, ठीक है, एचसीएफ तो 5 है, और एलसीएम सर आपको निकालना है। तो दो संख्याओं की गुणा कितनी है? 450 है, 450। तो सर एलसीएम कितना आ गया आपका? आप कहेंगे जी 450 में, ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 निम्मे 45, कितना आ गया? 90 आ गया बच्चे, कितना आ गया? 90। तो 90 हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, 90 हमारा बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, 90 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली, ठीक है, थोड़ी भी मेहनत कर ली, तो यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत आसान है।
क्योंकि मुझे ये सुनने में आया है कि फॉर्म ही बहुत कम पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो ये नौकरी लेना सबसे ज्यादा आसान है। नहीं तो आप ये देखो कि यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव था, कहने का मतलब कितना तगड़ा कंपटीशन था। दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यहां सबसे कम कंपटीशन है, यानी कि बच्चे बहुत कम हैं। पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो कमेंट्स है ना, इनसे दूर भागना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बताओ, ये जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कोई मैथ थोड़ी है, बहुत ही आसान मैथ पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बोट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि हमसे पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछी गई है। ठीक है, आइडिया मुझे कोई 87,000 बता रहा था सूरज भाई, बाकी मैं अभी उस पर 100% कन्फर्म नहीं हूं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन जी। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल यानी बी माइनस डब्ल्यू। अगर कोई नाव, ठीक है, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में जाएगी 10 किलोमीटर, तो ये स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पानी के विपरीत होगी, पानी के विपरीत। ठीक है, फिर कह रहा धारा के अनुकूल 2 घंटे में वापिस आती है, यानी बी प्लस डब्ल्यू। अब 2 घंटे में वापिस आती है, यानी कि अगर आप 30 किलोमीटर 2 घंटे में चलोगे तो 1 घंटे में कितना जाओगे, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, फॉर्म इसके अप्लाई हुए थे बेटा, 20 दिसंबर को निकले थे। आइए, तो शांत जल में नाव की चाल यानी कि बी चाहिए, बी बोट की स्पीड चाहिए। इन दोनों को जोड़ के हम आधा कर देते हैं, तो सर 10 प्लस में 15 और बटे में 2, तो कितना आ गया जी, 25 का आधा कितना होता है, 12.5 किलोमीटर पर आवर। 12.5 किलोमीटर पर आवर कितना जी, 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में नाव की जो चाल है बच्चे, 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 150 किलोमीटर कार से 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा करता है। कार की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यात्रा के लिए लिया गया कुल समय। ठीक है, समय निकालना। समय कैसे निकलते हैं, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल। अब आपको पता है कि भैया 150 किलोमीटर वो कार से गया है, 150 किलोमीटर वो कार से गया है, तो कार की गति कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 200 किलोमीटर वो ट्रेन से गया है, 200 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप कहेंगे सर ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, इन दोनों को जोड़ना आपको। दोनों ही क्या है, समय है, दोनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, अलग अलग जोड़ दो, एक साथ जोड़ दो, वो आपकी दिक्कत है ना। 30 से काटेंगे, 30 से 5 बार, ये 2 बार, यानी कि ये कितना हो गया, 2.5 आवर्स। ठीक है, 2.5 घंटे हो गए। इसको भी काट देते हैं, 40 से 5 बार, ये 2 बार। ठीक है, ये भी कितना है, 2.5 आवर्स है। तो सर 2.5 घंटे तो यहां लगे हैं, 2.5 घंटे यहां लगे हैं, यानी कि 2.5 और 2.5 5 घंटे लगे हैं। कितना टाइम लगा जी, 5 घंटे। ठीक है, तो कार और रेल से जाने में 5 घंटे लगे हैं बेटा। ठीक है, 5 घंटे। आगे बढ़ते हैं। देखो सर इसको, देखिए आजकल क्या है कि कमेंट बाजी तो एक लोगों ने जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। ठीक है, मतलब बच्चों को ये लगता है, उन बच्चों को जो पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, कि हाँ मैंने कोई टाइपिंग नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उनके हाथ कांपने लगते हैं, हाथ कांप। ठीक है ना, मोबाइल को लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है, तो इनके लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। ठीक है, तो ये है। जबकि क्या है, नौकरी उन लोगों की लगती है कि जो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करता।
एक कार्य का एक चौथाई 8 दिन में करता है। अब हमें पता है एक चौथाई यानी कि 25%। ए जो है एक चौथाई को बच्चे कै दिन में करता है, एक चौथाई को करता है 8 दिन में। तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे जी 4 अट्ठे 32, 32 दिन में करेगा। अब बी की कहानी पे आते हैं, बी की कहानी पे। बी उसी कार्य का आधा यानी 1/2 8 दिन में करता है। तो पूरे को कितने दिन में करेगा? 8 दूनी 16 दिन में। आप कहेंगे टोटल वर्क कितना है? इन दोनों का एलसीएम है 32। तो सर 32 एकम 32 और 16 दूनी 32। तो सर टोटल वर्क तो 32 है और दोनों की जो एफिशिएंसी है, इसकी 1 है और इसकी 2 है, यानी कि 3 की गति से काम करेंगे। तो 10 ये 30 होते हैं, 10 से ही 2/3। ठीक है, 10 से ही 2/3 दिन में होएगा। काम कितने दिन में होएगा? 10 से ही 2/3 दिन में बेटा। ठीक है, काम कितने दिन में होएगा? 10 से ही 2/3 दिन में होएगा बच्चे। ओके, चलो 10 से ही 2/3 दिन में। एक बेलन की त्रिज्या है 4.8 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, व्हाट इज द सरफेस एरिया? बताओ भाई सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, केवल उसको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बच्चे। ठीक है, क्या निकालना है बच्चे? उसको वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ। कितने बच्चों को इसका ज्ञान है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। आप लोगों को पता है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बच्चे 2πRh, 2πRh, 2πRh। तो बढ़ते हैं बच्चे आगे, बढ़ते हैं। हालांकि उसने बोला है कि जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। तो हम इसको रखते हैं कि सर 2 गुणा पाई की वैल्यू है 3.14। माफी चाहूंगा, रेडियस कितना है? 4.8 है जी, और हाइट कितना बच्चे? हाइट है 10.5। ठीक है, अब ये पहला सवाल है जिसमें आपको गुणा करने में टाइम लगेगा। ये पहला सवाल है आपको जिसमें गुणा करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, गुणा करने में टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 314। ठीक है, 314 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। और इसको भी मैं लिख सकता हूं 48 गुणा में 105। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टाइम लगता है इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में टाइम लगता है क्योंकि देखो आपको गुणा तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आप काट पीट भी कर सकते हैं, जैसे 5 से ये 21 बार, 5 से ये 20 बार सर, 20 बार। ठीक है, 2 से ये 10 बार। अब इससे ज्यादा काट पीट मत करना आप। ठीक है, नीचे क्या है? नीचे है 100 गुणा 10,000। अब क्या मैं इकाई के अंक से कुछ कर सकता हूं? देखना, इकाई के अंक से 4 अट्ठे 32 यानी कि 2 और 2 एकम 2, यानी कि बच्चे यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, या तो मेरा उत्तर ये है या मेरा उत्तर ये है। तो इन दोनों में से मेरा कोई ना कोई उत्तर है। ठीक है, और इसके लिए और क्या किया जा सकता है? इसके लिए कि भी जैसे ऊपर 48 है, 21 है, तो 3 से कटने वाला नंबर देखें तो 9 और 1 10 और 4 14 है। ये गलत बात है, ए नहीं हो सकता। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 9 3 8 और 4 12, ये 3 से कट रहा है। ठीक है, और 7 और 4 11 और 1 12 है। ठीक है बच्चे, देखो मेरी बात को आप ठीक से सुनो, हमको 3 से कटने वाला नंबर ही तो चाहिए, क्योंकि देखो 21 में भी क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है। 48 में भी क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है। तो 3 से कटने वाला एक ही नंबर है, 3 से कटने वाला एक ही नंबर है। ठीक है, जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए उनको कुछ नहीं करना, उनको बेटा, ठीक है, उनको, अच्छा यहाँ एक 2 था, यहाँ एक 2 था, इसलिए वो जो यूनिट डिजिट वाली बात हो रही थी इसलिए फेल हो रही थी वो। तो आपको 314 48 और 21 की गुणा करके बेटा उसमें 1000 से भाग दे देना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुणा तो कर ही लोगे ना यहाँ। ठीक है, ये थोड़ी है कि भी मैं इनकी गुणा करके दिखाऊं आपको, है ना, गुणा तो हो ही जाएगी। चलिए, 3 पुरुषों का औसत वजन 7 किलो बढ़ जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कि भाई तीन जो पुरुष हैं उनका वजन 7 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलो है को दूसरे आदमी से बदला जाता है। ठीक है, कोई बंदा है जिसका वजन है 100 किलो, 100 किलो। ठीक है, तो इसको किसी दूसरे से बदला जाता है, इसको किसी दूसरे से बदला जाता है ना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा फॉर्मूला गलत लिख दिया
बेटा 2πr(h) उसने जो ना पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, उसने टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा। टोटल सरफेस एरिया होएगा 2πr(h+r), ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। तो उसने केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। ये सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। आइए तो कह रहा है कि भैया 3 पुरुषों का औसत वजन 7 किलो बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब कोई 100 किलो का आदमी छोड़ के चला जाता है, 100 किलो का, ठीक है। अब 3 पुरुषों का अगर 7 किलो बढ़ रहा है, 7 किलो बढ़ रहा है, तो टोटल 21 किलो बढ़ रहा है, 21 किलो। अब 21 किलो बढ़ रहा है, 100 का छोड़ के जा रहा है और 21 फालतू का आ रहा है, यानी कि जो नया आया है ना वो 121 किलो का है। जो नया आया है वो 121 किलो का है बच्चे, जो नया आया है वो 121 किलो का है। भाई 100 का गया, ठीक है, 100 का जाने से जो नया आया है तो बच्चे वजन बढ़ा है, तो यानी कि 100 से ज्यादा का आया है, 100 से ज्यादा का आया है ना। चलो, दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात है 5:2, यानी कि 5 यूनिट मिल्क है तो 2 यूनिट क्या है बच्चे? 2 यूनिट वाटर है। 2 यूनिट क्या है? वाटर है, ठीक है, 2 यूनिट वाटर है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा कि टोटल सरफेस एरिया लगाने पे 461.2 आ रहा है, तो बच्चे फिर क्या है कि वो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है अधूरी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अधूरी है, तो फिर हमें उस पर क्या करना होता है कि भाई हमने पहले 2πr(h) लगा दिया, अगर उससे उत्तर नहीं आया तो फिर हम टोटल सरफेस एरिया का लगाएंगे, क्योंकि उसने स्पष्ट नहीं करा, ठीक है, कि वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, तो फिर वो लक वाला मामला हो जाता है वहां पे। कह रहा है यदि कुल 35 लीटर मिश्रण और 10 लीटर पानी है तो मिश्रण में कितना दूध है? आप ये देखो, 5 और 2 7, 7 का मतलब कितना हो गया? 35 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 7 पंजे 35, 5 लीटर। तो कह रहा कि भैया दूध कितना? तो दूध तो 5 यूनिट है, तो 5 गुणा 5 लीटर, ठीक है, तो 25 लीटर दूध है बेटा। 25 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है? पानी है। 25 लीटर दूध है और 10 लीटर क्या है बच्चे? पानी है। चलो, क्वेश्चन है जी 2600 पर 2 वर्षों की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एक वो 2 लाख वाला पूछा था स्टार्टिंग में। भाई 2 वर्षों की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष, जब 1 साल का ब्याज 7% है तो 2 साल का ब्याज कितना है? 14%। 2 साल का ब्याज कितना है? 14%। तो इस पे 14% ब्याज मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 2600 का 14% निकाल देना आपको, 2600 का 14%, ठीक है सर। 2600 का कितना निकाल देना? 14% निकाल देना है। 2 जीरो कट के 14 छिक्के 84, यानी कि 4 हासिल लगे 8, 14 दूनी 28 और 28 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 36, तो 364 आएगा बच्चे। कितना आया? 364। बच्चों आज का जो मेरा केवल उद्देश्य था आपको वो 25 सवाल कराना था जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, यानी 2025 में, ठीक है, 2025 में। अब जिन बच्चों का डाउट ये है कि भाई पेपर में कितने का मैथ पूछा जाता है, कितने का रीजनिंग पूछा जाता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं आप लोगों की बात से कि जो मैथ और रीजनिंग है ना वो 100 नंबर के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन क्या नंबर का है? 2 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या नंबर का है? 2 नंबर का है। कहां गया? मैं आपको दिखा देता हूं, ये पिछले साल का पेपर है, एक बार आप इसको देख लो, ठीक है भाई, एक बार देख लो। कहां गया बे? एक मिनट रुकना दोस्तों। हाँ ये रहा। ठीक है बच्चे, ये देखो पिछली साल का पेपर है आपका। अब हम मैथ की बात करें, ठीक है, और रीजनिंग की बात करते हैं साथ के साथ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? एक बार बताना बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है ना? देखो, ये सेक्शन 3 है हमारा बच्चे, सेक्शन 3 दिखाई दे रहा आप लोगों को? ठीक है, तो दिखाई दे रहा बच्चे ये हमारा सेक्शन 3 है। तो यहां लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट है ना, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। इसका मतलब हो गया मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चन 101 से शुरू हो गए, ठीक है,
101 से शुरू होकर देखो कहां तक जा रहे हैं ये बच्चों, ये जा रहे हैं आपके 125 तक। ठीक है, 125 तक। तो 125वां जो क्वेश्चन है ना, 125वां, ये मैथ का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, अबे ध्यान दे ले, 75 क्वेश्चन रीजनिंग के दिखा तो रहा हूं यार, पागलपने की बातें। अब यहां से आप देखो बेटा, यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया 126वां। ठीक है, 126वां रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो गया। अब ये कहां तक जाएगा? ठीक है, अबे हट जा, कहां गया कहां गया? हाँ, तो देखो ये कहां तक जाएगा, 126 से लेके 150 तक जाएगा आपका। ठीक है, 150 तक, 150 तक। ये कहां तक जाएगा बच्चे? 150 तक, है ना। ये वेन डायग्राम वगैरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। कहां तक गया? 150 तक। ठीक है, तो यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए। उसके बाद में बच्चे ये खत्म हो जाता है, यहां से सेक्शन 4 चल जाता है। ये क्या है? मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है बच्चे। ठीक है, और ठीक है, यानी कि ये पुलिसिंग वगैरह के क्वेश्चन है, पुलिसिंग वगैरह के। समझ गया आप मेरी बात को? ठीक है, तो मेरी बात को समझ गए हैं, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे ना, वो 25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन शायद 2 नंबर का है, तो 50 नंबर का मैथ आएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो कल से हम इस पे काम करेंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, अगर आप शांति से पढ़ेंगे, जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो 25 में से 25 क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है, 25 में से 25 क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है बच्चों। बाकी मिलते हैं कल। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।